हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, अभी तक हमने जो चीज़ कर ली है उससे शायद आपको आइडिया लग गया होगा कि हमने ऑलमोस्ट नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स को भी तैयार कर लिया है। अब हमें क्या देखना है? अब हमें नॉमेनक्लेचर का नेक्स्ट सेक्शन देखना है एंड दैट इज आइसोमेरिज्म। देखिए, आइसोमेरिज्म काफी वाइड टॉपिक है, एक क्लास में तो कवर हो नहीं सकता, लेकिन हम पूरा आइसोमेरिज्म कवर करेंगे, लेकिन अलग अलग चैप्टर में अलग अलग। कैसे? देखिए, बेसिकली जो आइसोमेरिज्म है वो दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, एक स्ट्रक्चरल जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहते हैं, राइट, और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसमें भी 5 और 6 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि चेन, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चेन, टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एसेट्रा। फाइन, तो ये सारे इधर नहीं हो सकते। इस चैप्टर से रिलेटेड केवल कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में केवल 2 हमारे लिए पॉसिबल है, उसमें से एक चेन और एक फंक्शनल। तो हम इन 2 को पहले फोकस करेंगे। उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो ज्योमेट्रिकल भी आता है उसमें और ऑप्टिकल भी आता है। इस चैप्टर में हम आगे जाकर ऑप्टिकल को भी कवर करेंगे और धीरे धीरे जब हम इस साल का सिलेबस कवर करेंगे तो ये सारे के सारे आइसोमर्स या ये पूरा आइसोमेरिज्म वाला जो कंटेंट है ये मैं आपको डिलीवर कर चुका हूंगा। फाइन, तो अभी हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 2 मेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स एंड पोजीशन आइसोमर्स। ओके, चलिए देखते हैं। देखें, सबसे पहले नेम देख लीजिए आप, स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, और इसके अंदर हम जिनको देखने वाले हैं वो है चेन एंड पोजीशन। सबसे पहले हम एक एग्जांपल उठा रहे हैं। हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C5H11Br। देखिए, आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स अगर अलग अलग बन रहे होते हैं तो उन्हें हम स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कहते हैं। मैं फिर बोलता हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन इनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो। कैसे पहचानेंगे ये स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं? आप सबका आईयूपीएसी लिख लीजिए। अगर आईयूपीएसी सेम आ रहा है तो मतलब एक ही चीज है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऊपर नीचे इधर उधर बॉन्ड लगाने से भी आपको लग सकता है कि अलग कंपाउंड बनाए। तो सबसे बेस्ट जजमेंट होता है आप आईयूपीएसी नेम लिख लीजिए। अगर आप आईयूपीएसी नेम लिख रहे हैं और आईयूपीएसी नेम अगर सेम आ रहा है तो वो एक ही कंपाउंड है, वो अलग अलग नहीं है। और अगर डिफरेंट आईयूपीएसी नेम्स आपको मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो अलग अलग आइसोमर्स हैं उस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि C5H11Br के क्या आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं, तो 100% पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि 5 कार्बन को आप कई सारे तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। इनके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी भी पॉसिबल है। इनमें 5 कार्बन की चेन भी पॉसिबल है, 4 कार्बन की चेन भी पॉसिबल है, 3 कार्बन की चेन भी पॉसिबल है। तो बहुत सारे आइसोमर्स पॉसिबल है। तो हम उन आइसोमर्स को बनाएंगे। मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम उनको बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है कि सीधा कंपाउंड देखा हमने, ये रहा, और सीधा हमने बोल दिया आपको कि इसके इतने आइसोमर्स पॉसिबल है। ये पूरा हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, लेकिन फिर भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखा जाए तो हम इजीली इसके आइसोमर्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनके आइसोमर्स बनाएंगे और फिर उनके बीच में रिलेशनशिप देंगे कि ये आइसोमर्स चेन आइसोमर्स हैं या पोजीशन आइसोमर्स हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोई भी 2 कंपाउंड्स के बीच में कोई रिलेशन आए ही आए, ये जरूरी नहीं है। हमारी कंडीशंस को फुलफिल करेगा तो हम उसे अपनी कैटेगरी में रखेंगे, चेन और पोजीशन में। नहीं करेगा तो हम उसे छोड़ेंगे। फाइन, चले देखें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं C5H11Br के कुछ आइसोमर्स हमें बनाने हैं। मान लीजिए मैं स्पेस बना लेता हूं अपने काम करने के लिए। यहां देखिए, मान लीजिए हमें कुछ आइसोमर्स बनाने। अब हम आइसोमर्स कैसे बनाएं? देखिए, हमें जो दिया गया है वो दिया गया है C5H11Br। फाइन, C5H11Br। अब कैसे बना सकते हैं आइसोमर्स? देखिए, 2-3 तरीके हैं। मैं कौन सा तरीका फॉलो करता हूं, पहले आप उस पर फोकस करें, फिर आगे की बात करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले फोकस करता हूं 5 कार्बन है तो एक लॉन्गेस्ट चेन बनाई जाए। 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन हो गए, ये लॉन्गेस्ट चेन बन गई, 5 कार्बन की चेन बन गई। अब इस पे आपको Br लगाना है। H तो ऑटोमेटिकली सैचुरेट होना ही है, H से कोई इश्यूज नहीं आने, वो तो वैलेंसी जस्टिफाई करेगा ही। तो आपको तो बस रिंग पे या चेन पे जो भी चीज का आइसोमर्स आप देख रहे हो उस पे फोकस करना चाहिए। अब Br की बात करते हैं। देखिए, मैं ये लगा दिया मैंने यहां पे Br। नंबर काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, एक Br लग गया, एक आइसोमर तो ये तैयार हो गया। अब क्या करें? मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं जो चेन है वो 5 की ही रखूं। देखिए, अभी भी 5 की चेन है, लेकिन क्या कोई चेंज कर सकता हूं मैं? हाँ, इस बार इस Br को मैं इस पोजीशन पे लगा देता हूं। जब मैं Br को इस पोजीशन पे लगाऊंगा तो इस बार Br सेकंड पोजीशन पे आ गया है, मतलब आईयूपीएसी नेम अलग बनेगा। ये 1 ब्रोमोपेंटेन है, ये 2 ब्रोमोपेंटेन है, तो शायद तीसरा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप ही के दिमाग में आ गया होगा। आप एक यहां और लगा देंगे।
ये कौन सी पोजीशन आपको मिल जाएगी? ये आपको थर्ड पोजीशन मिल जाएगी। ओके, तो 3 आइसोमर्स तो यहां पे बन गए, जिसमें लॉन्गेस्ट चेन जो है वो कितने कार्बन की है? वो लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है। अब आप ये सोचिए 5 कार्बन की चेन पर क्या मैं और कोई सब्स्टिट्यूशन करूं तो पॉसिबल है? तो आंसर इज अब पॉसिबल नहीं है। बहुतों को लग रहा होगा कि यहां आगे लगा दीजिए। गाइस, अगर आप यहां आगे लगाएंगे तो ये और ये सेकंड तो एक ही बात हो जाएगी, फिर नंबरिंग इधर से शुरू हो जाएगी। आप इस तरफ लगाएंगे तो बात वो फर्स्ट वाली हो जाएगी। आईयूपीएसी नेम लिख के देखिए, सेम ही आएगा। तो 5 पे तो यही बनने वाला है। अब क्या करें? चलिए अब 4 कार्बन की चेन लेते हैं। इसको ऐसे हटा देते हैं। चलिए यहां पे लेते हैं 4 कार्बन की चेन। देखिए 1 2 3 4। अब आपके पास 4 कार्बन की चेन आ गई है। अब क्योंकि 4 कार्बन की चेन आपके पास है, तब आपको एक बीआर भी लगाना होगा और एक कार्बन भी अटैच करना होगा। यही आपके पास ऑप्शंस बचते हैं। अब सबसे पहले हम जो फर्स्ट पोजीशन है हमारी, इस फर्स्ट पोजीशन पे हम एक तो बीआर लगा देते हैं। ये एक बीआर तो आ गया। अब हमें बात करनी है कुछ और लगाने की। अब कुछ और में हमारे पास एक कार्बन और है। आप चाहें तो उस एक कार्बन को यहां लगाइए। अब अगर आप उसे यहां लगाएंगे तो बहुत से लोगों को लगेगा कि हाँ ये बात सही है, जबकि ये गलत है। ये आइसोमर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये लॉन्गेस्ट चेन अगर आप देखें तो लॉन्गेस्ट चेन यही बनेगी 1 2 3 4 5। तो यहां इस जगह कार्बन को लगाना या मेथाइल ग्रुप को लगाना बिल्कुल गलत है। आपको जरूर लगेगा कि हाँ यहां लगाने से एक आइसोमर बन रहा है। आईयूपीएसी लिखेंगे तो इसका आईयूपीएसी नेम आ जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन। ये तो ऑलरेडी हो चुका है, तो इसका मतलब है ये सही नहीं है। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो इसके अलावा हम ये वाली पोजीशन लेके देखते हैं। अब आप इस पोजीशन को लेके देखें तो आपको नजर आएगा कि अब लॉन्गेस्ट चेन अगर आप सेलेक्ट करें तो 1 2 3 4 की सेलेक्ट होगी और ये एक पोजीशन आ रही है। तो ये एक डिफरेंट आइसोमर बनता है। चलिए कुछ और देखते हैं। 1 2 3 4, ये बीआर तो आपको लगाना ही लगाना है। अब और कहां पे लगा सकते हैं? तो हम यहां पे भी लगा देते हैं। अगर हम इसके लिए भी आईयूपीएसी नेम देखें तो 1 ब्रोमो 2 3 पे आ रहा है। ये 1 ब्रोमो 1 पे ब्रोमो और 2 पे आ रहा है, जबकि ये 1 पे ब्रोमो और ये 3 पे आ रहा है। तो ये भी एक डिफरेंट आइसोमर बन गया। चेन की अगर हम बात करें तो लॉन्गेस्ट चेन अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन जो आने वाली है वो यहां पे यही आएगी 4 की। और अगर आप यहां पे भी सेलेक्ट करेंगे तो ये यूं 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 और ये यूं, तो 1 2 3 4, यानी बात बिल्कुल सही जा रही है। चलिए और दिमाग लगाते हैं कि और क्या पॉसिबल हो सकता है। फिर हम 4 लगाते हैं। 1 2 3 4, करेक्ट। अब क्या लगाएं? अगर आपने ये 2 पोजीशन तो ले ली, देखिए बीआर को तो यहां लगा ही रखा है हमने। अब इस बीआर पे हमने इस पोजीशन पे तो लगाना ठीक नहीं समझा, इस पे लगा दिया, इस पे लगा दिया। अब कॉर्नर पे तो फिर नहीं लगाएंगे, कॉर्नर पे लगाएंगे तो वही स्ट्रेट चेन आ जाएगी। यानी इस बार बीआर को भी चेंज करना पड़ेगा। बीआर को भी घुमाते हैं। अब बीआर को कहां घुमाएं? यहां और यहां लग रखो तो एक ही बात है। तो अब बीआर को उठाकर हम यहां लाते हैं। अब एक कार्बन के लिए क्या ऑप्शन आपके पास बचता है? तो एक कार्बन के लिए आपके पास ये ऑप्शन और बचता है, करेक्ट। अगर आप इसका भी नेम देखेंगे तो इसका नेम बन जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, जबकि ये 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन है और ये 1 ब्रोमो और 2 मिथाइल ब्यूटेन है। तो ये बात भी बिल्कुल डिफरेंट आ गई क्योंकि हमने बीआर की पोजीशन चेंज की है। अब क्या और पॉसिबल हो सकता है? टर्मिनल पोजीशन पे तो आप आएंगे नहीं, तो 1 1 2 3 4 4 ही है। अब क्या किया जा सकता है? अब ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि हम सेम पोजीशन पे ही बीआर भी जोड़ दें और सेम पोजीशन पे एल्किल ग्रुप भी जोड़ दें। तो नेम क्या बन जाएगा? लॉन्गेस्ट चेन अगर आप लेंगे तो यही आएगी और नेम बन जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये भी एक डिफरेंट चीज बन गई। अब आप सोचिए, अब लॉक हो चुका है मामला। अब आप और कुछ नहीं कर सकते। देखिए गाइस, यही सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। हिट एंड ट्रायल भी आप कर सकते हैं, लेकिन हिट एंड ट्रायल में फिर आप ये कंफ्यूज रहेंगे कि कुछ छूट तो नहीं रहा है। यहां हम इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि कुछ छूटने का ऑप्शन हमने छोड़ा ही नहीं है। आपने नोटिस की होगी बात, 4 कार्बन की चेन सेलेक्ट करी, बीआर को एक जगह पे रखा, इसको बीच वाली 2 पोजीशन में लगा दूंगा, फर्स्ट और लास्ट पे लगाऊंगा तो लॉन्गेस्ट चेन 5 की बन जाएगी। तो मैंने 2 बार चेंज करी पोजीशन और ये हो गया। अब तो मुझे बीआर की पोजीशन ही चेंज करनी थी। अब बीआर की पोजीशन मैंने यहां रखी, तो अब 2 केसेस हो सकते हैं। टर्मिनल पे तो हम लगा नहीं सकते, तो एक इस पे लगा दूंगा और एक यहां लगा दूंगा। इस पे लगाया तो ये बना, इस पे लगाया तो ये बना। आईयूपीएसी नेम तो देखने से आपको समझ में आ रहा है कि डिफरेंट आएंगे। तो टोटल कितने आइसोमर्स अभी तक आ चुके हैं? ये आ चुके हैं 3, ये आ चुके हैं 4, 7 हो चुके हैं। अब 4 पे तो कोई ऑप्शन है नहीं। अब हम एक काम करते हैं, 3 कार्बन की कोई चेन बनाते हैं, पॉसिबल होती है तो 1 2 3, ये तो पॉसिबल है, लेकिन टोटल कार्बन 5 है और एक बीआर भी है। अब क्या किया जा सकता है? अब ज्यादा से ज्यादा हम एक बीआर को अगर यहां लगा दें, राइट, और चेन 3 कार्बन की रखें, तो यहां मैं कुछ नहीं जोड़ सकता, यहां मैं कुछ नहीं जोड़ सकता। तो एक यहां जुड़ेगा
और एक नीचे जुड़ेगा। इसी केस में 3 कार्बन की चेन बन सकती है, 1 2 3, करेक्ट। नंबरिंग यहां से कर देंगे 1 2 3। देखिए और कुछ ऑप्शन है ही नहीं, इसका नाम भी आपको नजर आ रहा होगा, 1 ब्रोमो 2 2 डायमिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन। अब मैं सोचूं 3 कार्बन की चेन में क्या कुछ और चेंजेस करके 3 कार्बन की चेन वाला या 3 कार्बन की चेन वाला कोई और आइसोमर हम सेट कर सकते हैं। तो एक बार नोटिस किया जाए तो Br को आपने यहां लगा रखा है और कहीं पे भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने ये बनाया है, अब आप ये सोचते हैं कि नहीं हम तो Br को यहां लगा देते हैं, करेक्ट। तो अब आप क्या करेंगे, आप एक काम करेंगे कि आपको लगेगा कि हम जो 2 कार्बन है वो यूं जोड़ देते हैं। अब आप जब 2 कार्बन यूं जोड़ देंगे मान लीजिए, करेक्ट, तो जो लॉन्गेस्ट चेन आ रही है वो ये वाली आ जाएगी। अब जो लॉन्गेस्ट चेन ये वाली आ जाएगी तो इसका नेम 1 2 3 4, इसका नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये आपके पास ऑलरेडी बन चुका है। तो बात सीधी सी हो गई कि टर्शरी में तो केवल टर्शरी मतलब 3 कार्बन की जो चेन है, टर्शरी नहीं 3 कार्बन की जो चेन है उसमें तो एक ही आइसोमर पॉसिबल है, यानी कुल मिलाकर यहां पे कितने आइसोमर्स पॉसिबल हुए। तो इस वाले जो 5 कार्बन की जो चेन है उसमें तो 3, 4 कार्बन की जो चेन है उसमें 4, और जो 3 कार्बन की चेन है उसमें केवल एक ही पॉसिबल होगा, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी टोटल हमारे पास जो आइसोमर्स आते हैं वो 8 आते हैं। किसी भी तरीके से आप कुछ और अगर बना रहे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आप आईयूपीएसी नेम लिखिएगा। आईयूपीएसी नेम हम लिखना सीख चुके हैं, इसलिए मैं यहां पे नहीं लिख रहा, सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं, राइट। अगर सेम आ जाता है तो आप समझ जाइए कि मॉलिक्यूल सेम है, आइसोमर सेम है, और डिफरेंट आते हैं तो फिर वो डिफरेंट आइसोमर्स होंगे। तो कुल मिलाकर कितने आइसोमर्स हमारे पास आ गए, हमारे पास कुल मिलाकर आइसोमर्स आ गए 8। बहुत से लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के हिसाब से भी बनाते हैं कि पहले हम प्राइमरी बना देते हैं, फिर सेकेंडरी बना देते हैं, फिर टर्शरी बना देते हैं। वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है और उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है कि आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो होते हैं उनके हिसाब से लॉन्गेस्ट चेन बनाइए, फिर एक एक कार्बन चेन में कम करते जाइए और सब्स्टिट्यूशन करते जाइए। सबसे बेस्ट टेक्निक है, इसमें गलती होने के चांसेस सबसे कम है। ओके गाइस, तो ये कुल मिलाकर 8 आइसोमर्स पॉसिबल हुए हमारे। अब हम इनको यहां देख लेते हैं। यहां देखिए, यहां पे मैंने वो 8 बना रखे हैं, आप चाहें तो यहां पे देख सकते हैं, करेक्ट। ये देखिए, ये 4 कार्बन पे, ये भी 4 कार्बन पे, ये भी 4 कार्बन पर है, फाइन। 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन पे आ गए, 3 तो ये सॉरी 5 वाला है, ये 5 5 5। अब 4 की बात करें तो 1 2 3 4 1, 1 2 3 4 2, 1 2 3 4 3, 1 2 3 4 4। तो 4 कार्बन वाले 4 हो गए, और उसके बाद 1 2 3 3 कार्बन वाले 1 हो गए। तो टोटल कितने आइसोमर्स पॉसिबल हुए, टोटल 8 आइसोमर्स पॉसिबल हुए। किसके, C5H11Br के। फाइन, ये तो जनरल फॉर्मूला है। CnH2n+2 तो एल्केन्स के लिए होता है, एक H हटके एक Br आ जाता है, तो एक H कम कर देंगे तो CnH2n+1 ही कर देंगे और साथ में एक Br लिख देंगे। फाइन, चलिए अब हम बात करेंगे चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स की, क्योंकि यहां जो केस आपके सामने नजर आ रहा है इसमें 2 ही पॉसिबल है, चेन और पोजीशन, करेक्ट, वो भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर। फाइन, ना यहाँ पे फंक्शनल हो सकता है, क्योंकि फंक्शनल के लिए 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स बनने चाहिए। मेटामेरिज्म के लिए मल्टीवैलेंसी होनी चाहिए आपके पास, वो नहीं हो सकता। टॉटोमेरिज्म के लिए इनॉल फॉर्म होनी चाहिए। ये सब चीजें हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे, आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। यहां पॉसिबल नहीं है, यहां 2 ही चीजें पॉसिबल है, चेन एंड पोजीशन। अब मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इन सब की खास बात यह है कि इन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन सबके स्ट्रक्चर्स अलग है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब इनमें कुछ आइसोमर्स आपस में चेन रिलेशनशिप रखते हैं, चेन आइसोमर्स का रिलेशन रखते हैं, और कुछ पोजीशन आइसोमर्स का रिलेशन रखते हैं। अब चेन आइसोमर्स किनको कहते हैं गाइस, देखिए चेन आइसोमर्स वो होते हैं जिनमें चेन की जो लेंथ है वो बड़ी छोटी हो जाए, लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी पोजीशन फिक्स्ड रहे। ये जरूरी है, ध्यान रखिए। रैंडमली किसी को भी नहीं, बस ये नहीं देखना है ये 5 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, आइसोमर हो गए, नो। एक चीज वेरिएबल होगी तो एक चीज कांस्टेंट होगी। अगर आप चेन आइसोमर्स देख रहे हैं तो जिसको आप देख रहे हैं ना वो चीज बदलती है, ध्यान रखिए। चेन आइसोमर में चेन बदलेगी, फाइन, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट। तो यहां पे चेन बड़ी छोटी होगी और पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट शुड रिमेन सेम। और जब आप पोजीशन आइसोमर्स पढ़ेंगे तो पोजीशन से बात शुरू करें तो जिसका नाम लेते हैं वो चीज बदलती है, तो पोजीशन बदलेगी लेकिन लेंथ ऑफ द चेन शुड रिमेन सेम। तो अगर चेन की लेंथ सेम रहती है और सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन बदलती है तो दे आर पोजीशन आइसोमर्स। और यदि सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन तो वही रहती है लेकिन जो चेन है उसकी लेंथ बड़ी छोटी होती है तो वो चेन आइसोमर्स। एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ आएगा। देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं चेन आइसोमर्स की। गाइस आप यहां पे देखिए, सबसे पहले ये बात तो तय है कि ये जो तीनों हैं ये तीनों आपस में चेन आइसोमर्स तो नहीं हो सकते, क्योंकि इन तीनों में जो लेंथ है वो तीनों में सेम है, 5-5 कार्बन की। तो ये बात तो तय है कि तीनों तो आपस में नहीं हो सकते, इनकी रिलेशनशिप इनके साथ कहीं आ सकती है, क्योंकि चेन बड़ी छोटी होनी चाहिए। अब बड़ी छोटी होते समय एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि
पोजीशन जो सब्स्टिट्यूएंट की है दैट शुड रिमेन सेम। फाइन, चलिए यहां देखते हैं, फर्स्ट से उठाते हैं। इन तीन से तो हो नहीं सकता, तो हम सीधे फोर्थ पे आते हैं। अब आप फोर्थ को देखिए, फर्स्ट एंड फोर्थ। देखिए फर्स्ट तो यहां नजर आ गया आपको ऊपर, करेक्ट। सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर है, तो आप कहेंगे फर्स्ट पोजीशन पर। कितने कार्बन की चेन है, स्केलेटन कितने कार्बन का है, आप कहेंगे 5 का। अब आप देखें फोर्थ को, ये फोर्थ है। अब आप इसको देखिए, अब मैं आपसे कहूं कि यहां पे स्केलेटन जो है वो कितने कार्बन का है, तो अगर आप लॉन्गेस्ट चेन लेंगे तो 1 2 3 4, यही लॉन्गेस्ट चेन आने वाली है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है। और बीआर को यदि आप देखें तो फर्स्ट वाले में भी बीआर था, किस पोजीशन पे था, फर्स्ट पे। यहां पे भी अगर आप देखें तो बीआर किस पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बीआर की पोजीशन तो सेम है, लेकिन जो लेंथ है वो 1 2 3 4 कार्बन की है, जबकि ऊपर 5 कार्बन की थी। तो इसको आप चेन आइसोमर्स में रख सकते हैं, क्योंकि चेन की लेंथ बड़ी छोटी हुई है, बीआर की पोजीशन सेम है। नंबर 1 करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कोई और केस अगर आपको मिल जाए तो वो भी देख लेते हैं। इधर आके देखते हैं, यहां पे अगर चेन की लेंथ देखें तो 1 2 3 4 तो हो रही है, लेकिन बीआर की पोजीशन चेंज हो गई। बीआर की पोजीशन फर्स्ट सोचते हुए कुछ ढूंढे जरा, तो ये आपको मिलता है। इसके अंदर भी यदि आप देखें तो बीआर किस पोजीशन पर है, बीआर है फर्स्ट पोजीशन पर। ये देखिए फर्स्ट पोजीशन पे बीआर लग रहा है। लॉन्गेस्ट चेन अगर आप लेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की आएगी, 3 कार्बन की आएगी, लेकिन बीआर की पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट। तो आप गौर कीजिए, इसके अंदर बीआर फर्स्ट पोजीशन पर है, फर्स्ट वाले में भी फर्स्ट पोजीशन पर है, राइट, और फिफ्थ वाले में भी फर्स्ट पोजीशन पर है। आप देख सकते हैं फिफ्थ वाले में भी फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट वाले में फर्स्ट पोजीशन है, और एथ वाले में भी फर्स्ट पोजीशन है। फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है चेन की लेंथ का। वहां पे लेंथ 5 कार्बन की है, यहां पे लेंथ 4 कार्बन की है, और यहां पे लेंथ 3 कार्बन की है। तो ये तीनों आपस में चेन आइसोमर्स होंगे। आई होप आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ध्यान रखिए बीआर की पोजीशन सेम होनी चाहिए। ओके गाइस, तो ये 3 एग्जांपल, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। कोई और केस अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब आप देखिए बीआर की पोजीशन सेकंड ले लेते हैं। ये देखिए बीआर की पोजीशन सेकंड, यहां देखिए यहां पे बीआर की पोजीशन जो है वो सेकंड है। तो इस सेट में जो कि 5 कार्बन वाला है उसमें सेकंड पोजीशन तो ले ली हमने। चलिए आगे देखते हैं जरा। अब जो 5 कार्बन वाला है, फाइन। अब 4 कार्बन वाले में अगर हम देखें तो सेकंड पोजीशन पे बीआर के नजर आ रहा है क्या, तो ये सेकंड पोजीशन पे बीआर नजर आ रहा है। यहां पे देखें तो नंबरिंग यूं करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे यहां पे भी नजर आ रहा है, और ये फर्स्ट पोजीशन है, तो ये तो हमारी कैटेगरी में आएगा नहीं। तो एक सेकंड पोजीशन यहां पे नजर आ रही है, और इसके बाद देखें तो एक सेकंड पोजीशन ये है, करेक्ट, और अगर देखा जाए तो एक सेकंड पोजीशन ये है। अब देखा जाए तो जो यहां पे फर्स्ट है, मतलब जो सेकंड है और जो सिक्स्थ है, सेकंड और सिक्स्थ को कंपेयर करते हैं। सेकंड में बीआर सेकंड पोजीशन पर है और 5 कार्बन की चेन है। सिक्स्थ के अंदर बीआर सेकंड पोजीशन पर है और 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। यानी ये दोनों भी चेन आइसोमर्स हुए, क्योंकि पोजीशन सेम है और चेन की लेंथ बड़ी छोटी हो गई। इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे 3 कार्बन वाले को, क्योंकि उसमें बीआर फर्स्ट पोजीशन पे है। ये आगे अब कहीं इंक्लूड नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन वाला बीआर हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है। फाइन, एक एग्जांपल मैंने लिख रखा है फर्स्ट एंड 5। अभी जो मैंने आपको समझाया वो तो मैंने सेकंड और सिक्स्थ बता दिया। एक हमने यहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट एंड 5। एक बार देख लीजिए आप, फर्स्ट एंड फिफ्थ, वेयर इज फिफ्थ, ओके, फर्स्ट चेन आइसोमर्स फर्स्ट एंड फिफ्थ, बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंड फिफ्थ को भी आप चेन आइसोमर्स में रख सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं आप फर्स्ट के अंदर बीआर 5 कार्बन पे फर्स्ट पोजीशन पर है, और फिफ्थ में यदि हम बात करें तो जो बीआर है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, लेकिन कार्बन 4 है। तो इसको भी आप चेन आइसोमर्स में रख सकते हैं। बहुत सारे सेट्स पॉसिबल हैं, हम तो कुछ को देख रहे हैं। यहां पे फिफ्थ और एट को भी कहा जा रहा है, फिफ्थ और एट भी देख लेते हैं। यहां देखिए ये फिफ्थ है, इसको आप नोटिस करें तो यहां पे बीआर किस पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है, और कार्बन कितने हैं, 4 हैं। अब इसके साथ बता रहे हैं एट्थ। यहां देखिए स्क्रीन पे मैं फिफ्थ और एट्थ ही ले लेता हूं। ये देखिए, अब आप एट्थ को देखिए। एट्थ में यदि आप बात करें तो एट्थ के अंदर बीआर फर्स्ट पोजीशन पर है, लेकिन कार्बन 3 ही होंगे, 1 2 3। यहां पे भी अगर देखा जाए तो बीआर फर्स्ट पोजीशन पर है और कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। तो फिफ्थ और एट्थ भी कौन सा आइसोमर्स हो सकते हैं, चेन आइसोमर्स हो सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये वाली तो करेक्ट। तो चेन आइसोमर्स के लिए क्या एसेंशियल कंडीशन है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन फिक्स रखिए, और चेन की लेंथ अगर बड़ी छोटी होती है तो वो आपस में चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। तो रैंडमली किसी को भी उठा के नहीं बोल सकते आप कि ये बस, आप तो ये कह दें कि नहीं यहां पे ये जो 3 है इन 3 का
इन जो चार हैं लास्ट वाले को छोड़कर, इनके साथ किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन सेट करो, सब चेन आइसोमर्स होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे 5 कार्बन है, यहां पे 4 कार्बन है, और इस वाले को इनमें किसी के भी साथ रिलेट करो, 8th वाले को, ये सब चेन आइसोमर्स होंगे, क्योंकि इसमें 3 है और बाकी सब में 4 है या फिर 5 है। ये गलत है, मैं फिर कह रहा हूं, पोजीशन शुड बी सेम, और फिर स्केलेटन बड़ा छोटा होता है तो वो चेन आइसोमर्स होते हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट आता है पोजीशन आइसोमर्स। अब पोजीशन आइसोमर्स में पोजीशन बदलनी चाहिए, चेन की लेंथ सेम रहनी चाहिए। ये तो बहुत इजी हो गया है, पोजीशन बदलनी है और चेन की लेंथ सेम रखनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जब बात करेंगे तो सबसे पहले तो इन 3 में ही बात होगी, इन 3 में। क्यों इन 3 में ही बात होगी? क्योंकि इन्हीं तीनों में जो लेंथ है वो 5 है, 5 कार्बन की है, ये भी 5 की है, ये भी 5 की है। और कहा जाए तो तीनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स हुए। क्यों? क्योंकि कार्बन स्केलेटन सेम है, 5 कार्बन का ही है, लेकिन पोजीशन एक बार फर्स्ट है, एक बार सेकंड है और एक बार थर्ड है। ये डिग्री लिखी है, पोजीशन नहीं है। 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों आपस में कौन सा रिलेशन रखते हैं? पोजीशन आइसोमर्स वाला रिलेशन रखते हैं, या ये तीनों पोजीशन आइसोमर्स हैं। आप देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ जरूर होगा, देखिए 1 2 3 पोजीशन आइसोमर्स हैं। किसकी पोजीशन के रेस्पेक्ट में बात हो रही है? बीआर की पोजीशन के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, तो बात जमती है। चलिए कुछ और देखें जरा। अब देखते हैं हम इधर, यहां अगर हम बात करें इन 2 केसेस में, तो यहां पे भी 4 कार्बन है और यहां पे भी 4 कार्बन है, करेक्ट। तो 4 कार्बन की पोजीशन तो बात सही है, करेक्ट। अब पोजीशन देख लेते हैं। बीआर फर्स्ट पोजीशन पर है तो बात जमती नहीं है, क्योंकि बीआर की पोजीशन तो सेम है। लेकिन मिथाइल ग्रुप की पोजीशन भी आप देख सकते हैं, अगर आप नोटिस करें तो 1 2 3 ये थर्ड पोजीशन पे है, और यहां पे बात करें तो 1 2 ये सेकंड पोजीशन पर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो बिल्कुल सेम है, बीआर की पोजीशन भी सेम है, लेकिन मिथाइल ग्रुप जो है उसकी पोजीशन बदली है। यहां पे मिथाइल की पोजीशन सेकंड है, अगर आईयूपीएसी नेम करेंगे तो सेकंड पोजीशन आएगी, और यहां आईयूपीएसी नेम देंगे तो थर्ड पोजीशन आएगी। तो फोर्थ और फिफ्थ आर ऑल्सो पोजीशन आइसोमर्स। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एल्किल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, और जिसमें बीआर के रेस्पेक्ट में आ रहा है तो विथ रेस्पेक्ट टू बीआर ग्रुप। देखिए जरा, शायद मैंने लिख रखा होगा ये आंसर, 5th and 6th विद रेस्पेक्ट टू बीआर। 5th and 6th लिखा हुआ है, ये रहा। हमने बताया है आपको 4th and 5th, 4th and 5th भी चलेगा, और 5th and 6th भी देख लेते हैं। 5th ये आपके पास लिखा हुआ है, करेक्ट, और 6th देख लेते हैं, 6th यहां है। चलिए देखें तो नंबरिंग जब आप यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 4 कार्बन, और फिफ्थ में भी देखें तो 1 2 3 4 4 कार्बन। अच्छा, अब इसमें देखते हैं बीआर किस पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर है, और मिथाइल किस पोजीशन पर है? थर्ड पोजीशन पर है। इसमें बीआर फर्स्ट पोजीशन पर है और जो मिथाइल है वो सेकंड पोजीशन पर है। तो यानी कि यहां पे दोनों की पोजीशंस बदल गई हैं यहां पे, करेक्ट। तो आप 5th और 6th को भी पोजीशन आइसोमर्स में रख सकते हो, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो सेम है चेन की लेंथ में, लेकिन बोथ बीआर और CH3 दोनों की पोजीशन बदली है। हमने यहां पे लिखा है 5th and 6th विद रेस्पेक्ट टू बीआर एंड CH3। शायद बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि बीआर और CH3 दोनों के रेस्पेक्ट में पोजीशंस अलग अलग आ रही है। मैं फिर बोल देता हूं, 5th और 6th, यहां देखिए ये 6th है, बीआर सेकंड पोजीशन पर है, ये डिग्री है पर पोजीशन भी सेकंड आएगी, और थर्ड पे मिथाइल है, सेकंड थर्ड। और अगर आप 5th में देखें तो फर्स्ट पे बीआर है और सेकंड पे मिथाइल है, यानी कि दोनों की पोजीशन बदली है, इसलिए हमने ये एग्जांपल बोला है। 4th and 5th को देख लेते हैं। अब आप खुद देखिए एक बार, 4th and 5th ये लीजिए, मैं यहां पे एनलार्ज करता हूं। अब आप यहां देखिए गाइस, ये देखिए, ये 4th है, ये 5th है। क्या लगता है आपको? सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की यदि हम बात करें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन में सेम है। तो ये बात तो तय है कि चेन आइसोमर्स तो नहीं है। अब पोजीशन को क्रॉस चेक कर लेते हैं। पोजीशन की यदि हम बात करें तो बीआर को देखें जरा, तो बीआर यहां पे फर्स्ट पोजीशन पर है, यहां पे देखा जाए तो बीआर फर्स्ट पोजीशन पर है, लेकिन CH3 जो है यहां पे अगर नंबरिंग करें तो 1 2 सेकंड पोजीशन पर है, और यहां से बीआर से नंबरिंग शुरू करें तो ये थर्ड पोजीशन पर है। इसका मतलब यहां पे मिथाइल जो ग्रुप है उसकी पोजीशन बदली है, एक बार सेकंड पर है और एक बार थर्ड पर है। दैट्स व्हाई ये आपस में पोजीशन आइसोमर्स हुए, बट विद रेस्पेक्ट टू CH3 और Br, तो Br तो सेम पोजीशन है, तो विद रेस्पेक्ट टू CH3। यही आंसर यहां पे लिखा हुआ होगा, करेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू CH3। 6th और 7th की यदि हम बात करें, ये लीजिए 6th और 7th भी यहां आ जाते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। यहां पे देख लीजिए, ये रहा 6th और ये रहा 7th। एक बार चेक कर लेते हैं कार्बन कितने हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा। कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4, यानी चेन लेंथ सेम है। अब देखते हैं पोजीशन
नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से Br नजदीक होगा, लोएस्ट लोकेंड पे लगाएंगे तो लोएस्ट लोकेंड लगाएं तो Br ही आ रहा है। यहां से भी आप नंबरिंग करेंगे तो यहां से सेकंड ये है, यहां से सेकंड ये है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो उसी को देंगे। तो 1 2 3 4, यहां पे अगर हम देखें तो Br इधर से नजदीक है, 2 3 4। अब अगर हम देखें तो कार्बन सेम है, Br की पोजीशन सेकंड है, Br की पोजीशन सेकंड है, लेकिन मिथाइल ग्रुप की पोजीशन थर्ड है और यहां पे मिथाइल ग्रुप की पोजीशन सेकंड है। आप देख सकते हैं यहां से नंबरिंग किया, Br सेकंड पे आ रहा है, Br सेकंड पे आ रहा है, लेकिन मिथाइल यहां से थर्ड पे है और यहां पे सेकंड पे है। तो इसका मतलब ये दोनों भी पोजीशन आइसोमर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू CH3। आप यहां पे देख लीजिए, 6th and 7th with respect to CH3। तो गाइज आई होप आपको सारी बातें बहुत 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 अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चेन और पोजीशन आइसोमर्स, काफी इंपॉर्टेंट है। हम आज के बाद आप इनको नहीं देखेंगे, अगर आगे किसी केसेस में आता भी है तो हम जल्दी से बताकर स्किप करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आगे बार बार सेम चीज को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। यही कॉन्सेप्ट आपके हमेशा काम में आएंगे। ओके गाइज, तो आप अच्छे से देख लें एक बार, जो भी डाउट्स वगैरह हो वो आपको कैसे पूछना है आप अच्छे से जानते ही हैं, लेकिन मैंने ऐसी कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है कि आपको डाउट्स आए। सारी कंडीशंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। ओके गाइस, तो हम अब एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, जिससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। देखें, हाइब्रिडाइजेशन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगी वो आपको केवल 3 ही देखने को मिलेगी, क्योंकि कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 ही होती है, आपको अच्छे से पता है। अभी जो 4 वैलेंसी है इसके हिसाब से या तो सिंगल बॉन्ड में एग्जिस्ट कर सकता है, या डबल बॉन्ड में एग्जिस्ट कर सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड में एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, यहां पे देखिए, या तो कार्बन सिंगल बॉन्डेड होगा, यहां पे देख लीजिए नजर आ गया होगा, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड्स है, और जब भी कार्बन सिंगल बॉन्डेड आपको नजर आए तो समझ जाइए हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। क्यों? क्योंकि सिग्मा 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 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक ये रहा 4 सिग्मा से हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है sp3, और sp3 की हाइब्रिडाइजेशन sp3 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। वहां एंगल तक तो हमें जाना ही नहीं है, हमें सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन ध्यान रखनी है। तो हाइब्रिडाइजेशन यहां पे आ जाएगी sp3, दोनों की sp3 हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम बात करें, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्डेड हो, जैसा कि यहां पे, तो यहां अगर आप देखें तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पाई को हम इंक्लूड नहीं करते, तो 3 से क्या आती है sp2। ये देखिए sp2 आ गई। ज्योमेट्री की यदि हम बात करें तो प्लेनर ट्रायंगुलर नजर आ रहा है, एक ट्रायंगल बनता हुआ, राइट, प्लेनर ट्रायंगुलर, तो प्लेनर ट्रायंगुलर 120 डिग्री। इसके बाद यदि हम बात करें तो कार्बन कैसा हो सकता है, ट्रिपल बॉन्डेड हो सकता है। अब कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्डेड हो सकता है तो ट्रिपल बॉन्डेड में केस आपके सामने है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा होता है, तो 1 सिग्मा ये और 1 सिग्मा ये। इस कार्बन के अराउंड 2 सिग्मा से sp, और sp की जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है, एंगल 180 डिग्री होता है, और साफ आपको नजर आ रहा है, देखिए लीनियर शेप नजर आ रहा है, sp लीनियर 180। तो आप तो एक चीज ध्यान रख लीजिए, अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन क्लियर नहीं है, वैसे तो हो जाना चाहिए, पूरा 11th हो चुका है, 12th में भी हमने पूरा इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर लिया है, तो ऑर्गेनिक में अब तक तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन पे कमांड अच्छी आ जानी चाहिए, फिर भी नहीं है तो इतना दिमाग में रख लीजिए कि कार्बन अगर सिंगल बॉन्डेड है तो sp3, डबल बॉन्डेड है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्डेड है तो sp। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी ये जो रूल है ये फेल भी हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में, बोर्ड्स में तो कभी नहीं होगा, कॉम्पिटिटिव में कभी कभी हो सकता है। एक कंपाउंड होता है एलीन, वहां पे लोग जो रट्टा मारते हैं वो लोग फंस जाते हैं। एलीन क्या होता है, वो ये होता है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें आपसे वो ये पूछ लेते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए। अब जिन्होंने ये रटा मार रखा है ना कि डबल बॉन्डेड कार्बन जो होता है उसको तो हमेशा sp2 बोलना है, वो गलती हो गई। यहाँ आइसोलेटेड डबल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब जस्ट बाद में डबल नहीं होना चाहिए, करेक्ट। उस केस में दिक्कत हो जाती है। अब दिक्कत क्या हुई शायद आप लोग समझ गए होंगे, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, तो टोटल कितने सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा से हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी sp, ज्योमेट्री क्या हो गई लीनियर, एंगल कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। फाइन, तो sp तो आप कहेंगे कि sp तो आपने बोला था ट्रिपल बॉन्ड में होती है, लेकिन यहां कंडीशन जनरेट हो गई है क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड ही हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि इधर भी डबल बॉन्ड आ गया और इधर भी डबल बॉन्ड आ गया। दैट्स व्हाई यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp आएगी, लीनियर ज्योमेट्री होगी और एंगल 180 होगा। तो ये ऐसे केसेस भी आ सकते हैं, इसलिए बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन केस आपकी कह सकते हैं कमांड ना हो हाइब्रिडाइजेशन पर और आपको लगता हो कि नहीं अब हो नहीं सकता, तो आप फिर वो ट्रिक ध्यान रख लीजिए। लेकिन ऐसे एक आध एग्जांपल्स में आप अटक सकते हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव में, बोर्ड्स में तो कहीं नहीं। बोर्ड में जब भी कार्बन सिंगल बॉन्डेड दिखे, पर मैं ये कह रहा हूं कि कार्बन चार्ज नहीं है, मतलब कार्बोकैटायन कार्बोनाइन की बात नहीं कर रहे, वो जब आएंगे तब मैं आपको और बता दूंगा। अभी सिर्फ न्यूट्रल कार्बन के कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, उसमें अगर कार्बन सिंगल बॉन्डेड कभी भी नजर आए तो sp3, डबल बॉन्डेड नजर आए तो sp2 और ट्रिपल बॉन्डेड नजर आए तो sp। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हमने तैयार करी। तैयार करने से क्या फायदा है? तैयार करने से फायदा ये होता है कि अगर अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन की अलग अलग एस बॉन्ड, एस कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में अलग अलग एस कैरेक्टर होते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, करेक्ट, तो उसमें एस कैरेक्टर कितने परसेंट होगा? तो एस कैरेक्टर 25% होगा। कैसे भाई? टोटल 4 पार्ट्स हैं आपके पास, एक पार्ट पे एस है और 3 पार्ट पर पी है, करेक्ट है? तो टोटल 4 पार्ट्स आपके पास हैं। अब इन 4 पार्ट में से जो 1/4 पार्ट है वो एस के पास है और 3/4 पार्ट पी के पास है। इस तरीके से हम अगर कहें कि अगर मैं ये कहूं कि इन सभी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट तो 11th में जा चुका है, मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा हूं कि भी sp3 का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स एस में भी हैं और पी में भी हैं। फाइन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये हुआ। और इसका मतलब ये आगे अगर हम बढ़े इसमें तो हम ये कहेंगे कि 1/4 जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो तो एस में है और 3/4 पी में है, करेक्ट? यानी एस में रिलेटिवली पी के काफी कम है। तो पी में अगर मैं पूछूं लगभग लगभग क्या परसेंटेज इसको मिलता है, तो 1/4 को आप 25% बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर sp2 है तो एक तो 1/3 है और एक 2/3 है, तो 1/3 एस कैरेक्टर है तो एस कैरेक्टर थोड़ा सा बड़ा है तो 33.33, और यहां मैं कहूं तो दोनों का 50-50 तो एस कैरेक्टर 50% है। तो क्वेश्चन अराइज, क्या फर्क पड़ गया? एस कैरेक्टर 25 है या 33.33 है या 50% है, क्या फर्क पड़ गया? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, करेक्ट? क्या फर्क पड़ रहा है? सुनिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कंसेप्ट होता है वो एकदम एक्चुअल नहीं है, रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब उसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, रिलेटिवली भी वैल्यूज दी जाती है, किसी एक को स्टैंडर्ड मान के वैल्यूज दी जाती है। और खास बात यह है कि एक ही एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग भी हो सकती है। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, साइज जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिनकी यूनिट्स भी हो और जिनकी एग्जैक्ट वैल्यूज हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिव है, एक ही एटम की भी अलग अलग हो सकती है, आर्बिट्री वैल्यूज होती हैं। फाइन, तो कार्बन की भी अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकती है। अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या sp हाइब्रिडाइज्ड है तो इन तीनों केसेस में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी जिसमें s कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। क्यों? शायद आपको पता होगा कि s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स s सबशेल में ज्यादा हैं कंपैरेटिवली पहले के sp3 के मुकाबले, और इलेक्ट्रॉन जितना s में होंगे उतना न्यूक्लियस के नजदीक होंगे और न्यूक्लियस का उन इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड काफी स्ट्रांग होगा, उनको अपनी ओर खींचने की पावर अच्छी होगी। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इतना सा आप कनेक्शन ध्यान रखिए कि कार्बन की अंदर या कार्बन के अंदर जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है वो कार्बन उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पोलैरिटी, एसिडिटी, सॉल्युबिलिटी, कई सारी चीजों पे फर्क पड़ता है। फाइन, चलिए तो यहां पे देखेंगे आप, तो कैरेक्टर्स आपके सामने आ चुके हैं और पॉइंट मैंने यहां पे लिख दिया है, द ग्रेटर द एस कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स द ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट कार्बन एटम। और कार्बन एटम का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना काफी 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 इंपॉर्टेंट हो सकता है। कई सारे टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं उन टेस्ट से भी हमें पता लगा सकते हैं कि गिवन कंपाउंड एल्केन है या एल्काइन है या एल्कीन है या एल्काइन है, वहां पे भी एस कैरेक्टर को ही बेस बनाकर हम जवाब दे देते हैं, क्योंकि इसको हम कनेक्ट करते हैं एसिडिटी से कनेक्ट करते हैं चेंज को, और चेंज से कुछ फिजिकल चेंजेस सामने नजर आते हैं और हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सामने वाला एल्काइन है या नहीं है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और आने वाली क्लासेस में आएगा। लेकिन ध्यान रखिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो सकती है, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड लेंथ। ये तो बिल्कुल ईजी है। मैं आपसे पूछूं RF, RCl, RBr और RI, भाई आपने इन्हीं को क्यों लिया है? भाई हमारा चैप्टर ही यही है, एल्किल हैलाइड्स ही तो है। अराइल हैलाइड में तो एक बेंजीन रिंग के साथ X जुड़ा हुआ है, वेरिएशन जो आपको मिलेगा वो तो एल्काइल हैलाइड्स में ही मिलेगा। तो हमने एक जनरल एक एल्किल ग्रुप मान लिया R। अब उसके बाद एक बार F जुड़ा है, एक बार Cl, एक बार Br और एक बार I। अब मैं आपसे पूछूं जरा कि FCl Br I में से सबसे बड़ा कौन है? तो शायद आप सबको अच्छे से पता होगा कि साइज के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो साइज होगा वो आयोडीन का होगा और सबसे छोटा फ्लोरीन का होगा, क्योंकि अप टू डाउन जाने पर साइज बढ़ता जाता है। ये और बड़ा कर लेते हैं, और आयोडीन को यदि हम नीचे लिखें तो और बड़ा कर लेते हैं। तो अप टू डाउन जाने पर रेगुलरली साइज बढ़ते हैं, क्योंकि हर बार एक नई शेल इंट्रोड्यूस होती है। फाइन, तो ये बात होता है कि आई के केस में साइज सबसे बड़ा आएगा। तो अगर मैं यहां पे शो करूं तो मान लीजिए आप आर का साइज ये मान लेते हैं, सब जगह हम सेम मान लेते हैं। अब मैं कहूं फ्लोरीन, तो लगभग इसी के जितना, क्लोरीन थोड़ा बड़ा, ब्रोमीन और बड़ा और आयोडीन और बड़ा। फाइन, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं।
चलिए तो अब मैं आपसे कहूं कि बॉन्ड लेंथ क्या है? तो जो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं उनके जो न्यूक्लियस हैं उनके बीच का डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ होती है। तो आप सोचिए जरा, इसका न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यहां पे वो डिस्टेंस, यहां पे वो डिस्टेंस, और यहां पे इस सेंटर में आ जाएगा ये वो डिस्टेंस, आयोडीन सेंटर में आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका आने वाला है? तो ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा आने वाला है RI का। तो RI की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि I का साइज बहुत बड़ा है, और बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती है, क्योंकि जितना बॉन्ड लंबा होगा, इलेक्ट्रॉन जितने डिस्पर्स होंगे, उनको तोड़ना उतना आसान होगा। फाइन, तो ध्यान रखिएगा, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। एक कॉन्सेप्ट आप ये लगा सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आप ये लगा सकते हैं कि जब दो छोटे एटम्स ओवरलैप करते हैं तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छी होती है, और जब एक छोटा और एक जब बहुत बड़ा होता है तो जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट होता है ना, वो अनइक्वल होता है, असिमेट्रिकल होता है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती। देखिए, इफेक्टिव ओवरलैपिंग के लिए दोनों का साइज जितना सेम होगा उतना अच्छा होगा, और जितने छोटे होंगे वो तो और भी अच्छा होगा। जितने छोटे होंगे और सेम साइज के होंगे तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ही बेहतरीन। जितने बड़े होंगे और सेम साइज के होंगे तो भी हम कह सकते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छी है, बॉन्ड वीक बनेगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ लंबी आएगी। लेकिन ये तो बहुत ही बेकार केस हो गया कि एक बहुत छोटा और एक बहुत बड़ा, बिल्कुल बेमेल सी जोड़ी हो गई, राइट? एक बहुत छोटा और एक बहुत बड़ा, तो दोनों के अंदर जब ओवरलैपिंग होगी तो जो बॉन्ड बनने वाला है वो बहुत वीक बॉन्ड बनेगा, शेयरिंग बहुत प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इस वजह से ही बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाता है, बहुत कम एनर्जी आपको देनी पड़ती है, स्ट्रेंथ बहुत कम होती है और एनर्जी बहुत कम लगती है तोड़ने के लिए। और हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम होगी और उतनी कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। थोड़ा सा एनर्जी देते ही बॉन्ड टूट जाएगा। ओके गाइस, तो अगर पूछा जाए आपसे या बोला जाए RF, RCl, RBr और RI में से सबसे तेजी से कौन रिएक्ट करेगा, तो गाइस सबसे तेजी से रिएक्ट करेगा RI, क्योंकि ये सबसे जल्दी टूटेगा इसका बॉन्ड, और जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा वो फर्दर रिएक्शन के लिए अवेलेबल है किसी और से जुड़ने के लिए। लेकिन कई सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं कि जिससे जुड़ना है, वो कौन सी चीज आपने अवेलेबल कराई है, I उसके टुवर्ड्स एफिनिटी रखता है कि नहीं रखता है, नहीं तो I से जुड़कर I2 भी बन सकता है। ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम केमिकल रिएक्टिविटीज में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आइसोलेटेड बात करें कि इन चारों में से सबसे कम एनर्जी किसमें लगेगी, तो सबसे कम एनर्जी लगेगी RI में। दैट्स ऑल। ओके गाइस, चलिए, तो ये बात हमारी यहां पे पूरी हो जाती है। सारी बातें यहां पे मैंने लिख दी है, सब कुछ है ही है। वो जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। इसके बाद हम आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, एंड दैट टॉपिक इज डायपोल मोमेंट। वैसे तो हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लास 11th में एक्सप्लोर कर चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको यहां पे दे देता हूं। देखिए, डायपोल मोमेंट सिंबल इज म्यू, सामने लिखा हुआ है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। और जब इसकी वैल्यू 0 होती है तो हम कहते हैं जो आपका मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है, उसमें किसी टाइप का पोल नहीं है। और इसकी वैल्यू जब नॉन जीरो होती है तो हम कहते हैं आपका मॉलिक्यूल पोलर है। कभी कभी यह भी होता है कि मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें तो पोलैरिटी होती है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। शायद आप समझ गए होंगे कि क्यों, क्योंकि डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। हो सकता है कि बॉन्ड्स में तो पोलैरिटी हो, लेकिन दोनों पोलैरिटी इक्वल मैग्नीट्यूड की ओर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल कर सकती है। एक बेस्ट एग्जांपल क्लास 11 से आपको याद आ जाएगा, अगर मैं लिखता हूं तो CO2, शायद आप समझ भी गए होंगे। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। हम इसी तरीके से शो करते हैं, टेल जिसकी तरफ से जा रहा है, हेड जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। सिमिलरली ऑक्सीजन भी सामने वैसा का वैसा ही है। और एंगल की अगर हम बात करें तो 180 आएगा ही आएगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता तो आप इसको यू की जगह यू टेढ़ा भी बना सकते हैं। यू बना लेंगे तो कैंसिलेशंस नहीं होंगे फिर। तो हाइब्रिडाइजेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ये 180 होगा, लीनियर होगा, तभी तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल अपोजिट होंगे, राइट? एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल करेंगे। बॉन्ड्स तो पोलर हैं, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो गया? नॉन पोलर हो गया। तो ये बातें आप ध्यान रखिए, कॉम्पिटिटिव में पूछी जाती है। नाउ आगे बढ़े अगर हम, तो यहां पे हमें क्या देखना है गाइस? हमें यहां पे बस इनको कंपेयर करना है। CH3Cl, CH3F, CH3Br और CH3I। जनरली आपसे ये पूछा जाता है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा म्यू की वैल्यू किसकी होगी? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस हैं CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। इन चारों में से आप नहीं, मैक्सिमम लोग इसका जो ऑर्डर बताते हैं ना, वो ये बताते हैं। अब ये ऑर्डर जो है ना, ये हो गया गलत। अब इसको अगर मैं पूछता हूं कि भाई
क्या रीजन है, आपने ऐसा क्यों बताया? तो उनका जवाब ये होता है कि फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो चीज अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी तो वो बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने ऊपर एक्वायर करेगी, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और जितना ज्यादा पोलैरिटी यहां इस बॉन्ड में डेवलप होगी मॉलिक्यूल उतना ज्यादा पोलर होगा। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा पोलर होना चाहिए, मतलब इसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और पोलैरिटी अगर सबसे ज्यादा है तो डायपोल मोमेंट भी सबसे ज्यादा आएगा। ये उनका कंसेप्ट है, गलत नहीं है, लेकिन बस एक चीज यहां पे हम मिस कर रहे हैं। वो चीज क्या है? वो चीज है डेफिनेशन। अगर आप देखें तो जो म्यू होता है उसकी डेफिनेशन या उसका जो फॉर्मूला है वो है E इंटू एल। E इंटू एल मतलब E चार्ज, जिस भी बॉन्ड से दो एटम जुड़े हुए हैं उन दोनों एटम्स में से किसी भी एक पे चार्ज, क्योंकि एक पे जितना पार्शियल नेगेटिव होगा दूसरे पे उतना ही पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो जितना भी पार्शियल चार्ज है, पॉजिटिव इधर और नेगेटिव सेम ही है वो, और उन दोनों एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब कि इन शॉर्ट बॉन्ड लेंथ, उन दोनों का मल्टीपल म्यू होता है। आप सब लोग हमेशा बस ई पे फोकस करते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी आई है, चार्ज डेंसिटी के साथ साथ दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस के बीच में वो, या मैं सिंपली बोलूं बॉन्ड लेंथ जो है, इन दोनों के मल्टीपल से म्यू निकलता है। और जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो अब आपको ये आंसर भी समझ में आ जाएगा कि इसका जो आंसर है उसमें Cl आगे क्यों निकल गया और F पीछे क्यों छूट गया और बाकी ऑर्डर वही क्यों है। अब मैं समझाता हूं कि जो ऑर्डर हमने लिखा था CH3F सबसे आगे, फिर Cl, फिर Br, फिर I, उसके अंदर से अगर देखें तो एक चेंज है। फ्लोरीन वाला जो केस है वो पीछे आ गया है और Cl आगे चला गया है। अब क्वेश्चन अराइज क्यों? आपने सारा ध्यान लगाया E पर कि पार्शियल जो नेगेटिव इस पे आ रहा है वो ज्यादा है इसके पार्शियल नेगेटिव से, करेक्ट। यहां पे नेगेटिव डेंसिटी कम है, यहां पे ज्यादा है, लेकिन आप साथ साथ L को भूल गए। यहां पे अगर लेंथ की बात की जाए तो यहां पे जो लेंथ जो दो एटम्स के बीच में है वो कम है, जबकि यहां पे दो एटम्स के बीच में जब लेंथ देखी जाएगी तो वो लेंथ यानी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, और इसके लिए बॉन्ड लेंथ की वैल्यू ज्यादा आती है एज कंपेयर टू CH3F, और वो इतनी ज्यादा होती है कि दोनों का जो मल्टीपल निकालते हैं, यानी इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो और इनकी जो बॉन्ड लेंथ है उनका जो मल्टीपल निकालते हैं वो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है जो कि इससे तो ज्यादा है इसकी, लेकिन बॉन्ड लेंथ इसकी Cl वाले से कम है, तो इनका मल्टीपल इसकी चार्ज डेंसिटी जो कि ज्यादा है लेकिन बॉन्ड लेंथ बहुत कम है, इसका मल्टीपल छोटा आता है किसके मल्टीपल से? इन दोनों के मल्टीपल से, जिसका चार्ज डेंसिटी तो कम है लेकिन बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है। इस वजह से CH3Cl का म्यू CH3F से ज्यादा होता है। दैट्स वाई ये आगे और ये पीछे है। तो क्वेश्चन है जब ये पीछे है तो फिर सबसे पीछे हो जाना चाहिए। अब सबसे पीछे तो नहीं हो सकता, नो डाउट बॉन्ड लेंथ कम है लेकिन चार्ज भी तो बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा चार्ज और उसका जब हम मल्टीपल निकालते हैं तो इन दोनों के मल्टीपल से वो आगे आता है। किसके मल्टीपल से? CH3Br और CH3I। अब आपका आर्ग्यूमेंट ये होगा कि CH3I के केस में तो बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है, और मैं ये कहूंगा कि बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है लेकिन इस पे जो चार्ज डेंसिटी आती है वो बहुत कम आती है, और इसका बॉन्ड लेंथ का और इसकी चार्ज डेंसिटी का जो मल्टीपल होता है वो बाकियों के मल्टीपल से छोटा ही आता है। बात बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल है, जब तक हमें दोनों वैल्यूज नहीं दी जाएगी हम कैसे करेंगे? आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि चलिए ये तो आपने हमें समझा दिया, एग्जाम में कोई अननोन सी चीज आ गई तो हम कैसे आइडिया लगाएंगे? गाइस ऐसे क्वेश्चंस कभी आते ही नहीं है। एक्चुअली इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो वही होते हैं जो रेगुलरली रिपीट होते रहते हैं। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ऐसी कोई अननोन चीज आपको नहीं देंगे जिसपे आप जजमेंट ही ना कर पाए, क्योंकि दोनों के मल्टीपल पे जब चीज डिपेंड करती है तो दोनों की वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसी अननोन सा कोई क्वेश्चन दे दिया जो आपने कभी किया नहीं है तो तय है कि उनके E और L की वैल्यू डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे ना कैसे वो प्रोवाइड करेंगे और फिर उसके मल्टीपल से आप आइडिया लगा सकते हैं। ओके गाइस, तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा CH3Cl होगा और उससे कम CH3F से Br और उससे कम CH3I। इस तरीके से हम डायपोल मोमेंट का एक आइडिया हमने लगाया है। इससे ज्यादा हम यहां पे अपनी बात को उठाएंगे नहीं क्योंकि ये सारी चीजें हम पहले देख चुके हैं बहुत अच्छे से, तो यहां पे अभी रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। बस इतना सा ध्यान रखिए कि जो अल्किल हैलाइड्स आप पढ़ने जा रहे हैं जो चैप्टर में, ये सभी के सभी पोलर होते हैं। क्यों पोलर होते हैं? क्योंकि सारे एटम्स एक जैसे कभी नहीं हो सकते, राइट। यहां पे 3 H है और ये Cl है, तो 3 H और ये Cl है तो एटम्स डिफरेंट हो गए। जब डिफरेंट एटम्स होंगे कार्बन से अटैच, तो उनके पास कभी भी पोलैरिटी, हम ये कहें कि वो कभी भी नॉन पोलर नहीं होंगे, उनके बॉन्ड्स में पोलैरिटी 100% आएगी, क्योंकि पोलर या नॉन पोलर होने के लिए कार्बन से जुड़े सारे एटम्स सेम होने चाहिए। जैसे कि यहां देखिए, हाँ, अगर मैं आपसे कहता हूं CCl4 है, CCl4 है, तो ऐसी स्पीशीज का म्यू 0 हो जाएगा क्योंकि सारे एटम्स एक जैसे आ गए और सेंटर पे एक भी लोन पेयर नहीं है। सेंटर पे एक भी लोन पेयर ना हो और सारे एटम चारों तरफ से जुड़े हुए अगर एक जैसे आते हैं तो ऐसी स्पीशीज का म्यू हमेशा 0 होता है। तो CCl4 का 0 हो सकता है, CH4 का भी 0 हो सकता है क्योंकि सेंटर पे लोन पेयर तो है ही नहीं, सेंटर वाले पे
राइट, लोन पेयर डिस्टर्ब कर देते हैं पोलैरिटी को, राइट। और बाकी सारे आइटम्स कैसे हैं, सेम है। आप ये की कॉन्सेप्ट कहीं पे भी लगा सकते हैं, बस ध्यान रखिए सेलर टर्म पे एक भी अगर लोन पेयर नहीं है और जुड़े हुए सारे आइटम्स अगर एक जैसे हैं तो उन सबका म्यू 100% जीरो आएगा। चाहे आप बात कीजिए CH4 की, चाहे PCl5 की, चाहे SF6 की, चाहे IF7 की, चाहे ECl2 की, चाहे BCl3 की, कुछ भी आप उठा लीजिए, जो कंडीशन मैंने बोली है ऐसी स्पीशीज का म्यू हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि सेंटर पे एक भी लोन पेयर अगर नहीं है और सारी वैलेंसीज सेम ही एटम से जस्टिफाइड है, मतलब टर्मिनल एटम सारे अगर एक जैसे हैं तो म्यू जीरो आएगा ही आएगा। तो आप जो पढ़ रहे हैं इसमें तो सारे एटम्स एक जैसे नहीं है एल्किल हैलाइड्स में, तो ये तो पोलर तो आएंगे। अब कौन कम कौन ज्यादा उसका मैंने आपको एक एग्जांपल आपके सामने रख दिया। इनके अंदर अगर दो एक्सट्रीम केसेस देखें तो एक अगर सारे Cl हो जाएं तो जीरो हो जाएगा, सारे H हो जाएं तो जीरो हो जाएगा, और ये इनके बीच की कंडीशंस हैं तो ये नॉन जीरो रहेंगे। ओके गाइस, नाउ जनरल आइडिया है, ये तो आप पढ़ भी चुके हैं, आपको पता भी है, राइट। यहां पे देखिए, अब यहां पे अगर हम बात करें तो ओके, अच्छा ये पूरा हो गया है हमारा। तो यूनिट होती है इसकी 4 से यूनिट आ जाती है कुलम, लेंथ की यूनिट मीटर होती है तो कुलम मीटर होती है, डिबाई भी कह सकते हैं, और डिबाई और कुलम मीटर में रिलेशन भी लिखा हुआ है, 1 डिबाई इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻30 कुलम मीटर, ठीक है। 1 डिबाई इक्वल टू 3.33 10⁻30 कुलम मीटर, फाइन। तो ये यहां पे हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इंट्रोडक्शन किसका, अल्काइल एंड अराइल हैलाइड जो चैप्टर था इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है, जिसके अंदर आपने नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, हाइब्रिडाइजेशन एंड डायपोल मोमेंट, इनके बारे में अच्छे से डिस्कशन किया, साथ में बॉन्ड लेंथ भी थी, फाइन। तो ये सारी चीजें हमने तैयार कर ली है। अब हमारा एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसमें हम अपनी बात को स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से, कि अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। अभी आपको नोट्स बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं, पहले आप वो देख लीजिए। ओके, हमने गाइस यहां से शुरू किया था, आप यहां से देख लें। अब ये देख लीजिए, ओके, और ये लास्ट में डायपोल मोमेंट। ओके गाइज, सो इंट्रोडक्शन फिनिश्ड, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, असाइनमेंट अपलोड हो चुका है, आप अच्छे से उन क्वेश्चंस को भी कर लीजिए, साथ साथ करते रहिए। जो पास्ट ईयर 10 ईयर्स के 12 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप उनको भी करना शुरू कीजिए, और साथ साथ करते रहेंगे तो लोड नहीं आएगा। रिवाइज करना बहुत जरूरी है, कांटेक्ट बनाए रखना बहुत जरूरी है, मिस ना करें, रेगुलर पढ़ते रहिए। ओके गाइस, तो ध्यान रखें अपना भी सबका भी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, गुड बाय।